The future belongs to those who believe in beauty of their dreams. जो लोग अपने सपनों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं उनका सपना एक दिन ज़रूर पूरा होता है। हेलो, मैं मोनिका और आप आए हैं अपने चैनल इग्नू एग्ज़ाम पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BEGS 185 कोड नंबर और सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो हम बिना टाइम वेस्ट के फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से देके आना, उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो इसके अंदर सिर्फ 3 यूनिट्स हैं और 3 यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। सबसे लेंदी फर्स्ट ब्लॉक की है, इसके अलावा बाकी ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, उनके अंदर कम टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं नोइंग द लर्नर। तो हमारा सिलेबस ही है इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग पर। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि अगर आप टीचर हो स्कूल के अंदर तो आप कैसे बच्चों को टैकल करोगे। अगर आप वो सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप समझ रहे हो कि आपको क्या सीखना है। तो यहाँ पे हम ना सबसे पहले एक बच्चों को जानते हैं कि बच्चा एक जो लर्नर है वो कैसा होता है, क्या उसके अंदर कमियाँ होती हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ होती है, हमें उसको कैसे पढ़ाना है, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस लर्नर को जानते हैं। ये ब्लॉक 1 के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट है द लैंग्वेज लर्नर। तो जो लैंग्वेज होती है ना, बच्चा कहाँ से लैंग्वेज सीखता है। पैदा होते ही तो बच्चा बोलने नहीं लगता ना, पहले तो वो अपनी लैंग्वेज ही बोलता है यू करके, उसके बाद 1 वर्ड 2 वर्ड फिर जाके सेंटेंस बोल पाता है वो। तो जो सबसे पहले बच्चा बोलता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इन तरीक़ों से सीखता है। तो बच्चे ने सबसे पहले सीखा इनफॉर्मल वे, यानी कि अपने घर में मम्मी पापा को बुलाते हुए, भाई बहन के साथ बात करते हुए, है ना, इस तरीके से इनफॉर्मल वे में उसने लैंग्वेज को सीखा। देन वो स्कूल गया और उसने फॉर्मल वे को भी सीख लिया। तो बच्चा लैंग्वेज कहाँ से सीखता है, पहले इनफॉर्मल वे से, देन वो फॉर्मल वे से सीखता है। अब व्हाट इज़ द पर्सनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ लर्निंग। एक पर्सनल और यूनिक क्वालिटी क्या होती है सीखने की। अगर आप खुद सोचो आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप अपनी क्या अप्रोच रखोगे। तो लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, कोई भी आपको सिखाए लेकिन आपको उसको एक बार खुद पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपको याद होती है। इंडिविजुअल प्रोसेस है। अगर आपके साथ वाला और आप दोनों सीख रहे हो तो वो अपने पोटेंशियल से सीख रहा है, आप अपने पोटेंशियल से सीख रहे हो। जैसा वो कर रहा है आप सेम थोड़ी ना कर पाओगे, क्या पता आप उससे भी अच्छा कर लो, क्या पता आप उसके बराबर भी ना हो पाओ। तो ये आपका खुद का पोटेंशियल होता है। इवन इफ सेम टेस्ट यूनिट, देखो आप लोग एक चीज़ देखो, आप अपनी क्लास में अगर पढ़ा रहे हो, है ना, आपकी क्लास में 20 से 25 बच्चे हैं, आपने कंटेंट सेम दिया, है ना, आपने सेम तरीके से पढ़ाया, सब पे सेम ध्यान रखा, सेम क्वेश्चंस दिए टेस्ट में, फिर भी उनके मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं। क्यों भाई, बच्चों का पोटेंशियल भी तो अलग है ना, सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाने के लिए ना उनको जानना पड़ेगा, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है, ताकि जब बच्चा हमें लगे ना बोर हो रहा है, उसकी इंटरेस्ट की बात छेड़ दो 5 मिनट के लिए, बच्चा तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम जग एंड मग मॉडल भी कहते हैं। जग एंड मग मॉडल मतलब जो टीचर होता है, आपकी बुक में एक मिल्क का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल में। कोई जग है जिसके अंदर मिल्क भरा हुआ है या जूस भरा हुआ है, ठीक है। अब वो बच्चा एक मग है जिसके अंदर वो जूस जाने वाला है, तो यहाँ से नॉलेज वहाँ ट्रांसफ़र होगी, बट एक यूनिक वे में। सीधा आप उस पर थोपेंगे नहीं कि ये पढ़, ये याद कर, इसका रट्टा लगा, उसका रट्टा लगा, आपको ये नहीं करना बस। बाकी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन क्रिएटिव ढंग से बच्चे तक पहुँचानी है। इसी को हम कहते हैं जग एंड मग मॉडल। यहाँ से नॉलेज का वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाना। अप्रोच क्या होनी चाहिए, करिकुलम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है। तो आपने देखा होगा सिलेबस तो पता होगा आपको, सिलेबस एकेडमिक से रिलेटेड होता है, लेकिन जो करिकुलम होता है वो पूरे ईयर के अंदर स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन से लेकर जितने भी पार्टिसिपेशन वाली चीज़ें होती हैं, तुम्हारा बिहेव बच्चों से कैसा है, टीचर से कैसा है, सारी चीज़ों को इनकलकेट करके क्या बनता है, करिकुलम बनता है। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए कि हमें करिकुलम पर ध्यान देना है। सिर्फ बच्चों को मैथ्स रटाए जा रहे हो, साइंस रटाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना, उसकी हॉबीज़ पर भी ध्यान देना है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, क्रिएटिविटी हो, पेंटिंग हो, एनीथिंग एल्स, बच्चे की उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है। डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, ये एक तरीके से आप मान सकते हो
ये आपके लिए तगड़ा वाला चैलेंज। अगर बच्चे सारे सेम होंगे तो फिर आपने क्या पढ़ाया। बच्चों के अंदर डाइवर्सिटी इतनी होती है ना क्लास के अंदर, एक बच्चे की तो लैंग्वेज अलग है, एक बच्चे की लैंग्वेज अलग है, वो आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, देन आप कैसे टैकल करोगे इन चीज़ों को। तो डाइवर्सिटी जो होती है वो क्लासरूम के अंदर पाई जाती है। तो ये एक यूनिक क्वालिटी होती है सीखने की, आपको इसी माहौल में बच्चों को सिखाना है। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एक लर्नर को जानो। कैसे हम लर्नर के बारे में जानेंगे तो हम उसको इंकलकेट कर पाएंगे। पूरा स्कूल के माहौल में आ जाओ आप, भूल जाओ अभी आप कहीं और रहते हो, सोचो कि आप स्कूल में ही रहते हो, अभी स्कूल के अंदर टीचर हो और आप अपनी क्लास को संभाल रहे हो, तो आप क्या क्या चीज़ों को देखोगे। अब नेक्स्ट है हाउ द स्टूडेंट्स रेडीनेस टू एंगेज विद न्यू टॉपिक। अब स्टूडेंट्स हो चाहे आप हो, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको सीखना क्या है तो मज़ा आएगा सीखने में। पता ही नहीं होगा सीखना क्या है, बस चले जा रहा है दिमाग के ऊपर से। तो अगर आप भी कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको उसके लिए रेडी होना है कि मुझे ये चीज़ क्यों सीखनी है, पर्पस जानना है। ऐसे ही आपको बच्चे को भी रेडी करना है। तो अगर बच्चे को रेडी करोगे तो बच्चा वो चीज़ अच्छे से सीखने वाला है। तो एक नए टॉपिक से उसको कैसे हम रिलेट करें। नीड अ सेंसिटिव एंड रिसोर्सफुल टीचर प्रोवाइड। जो टीचर है आप अपने आप को समझो आप रिसोर्सफुल हो, आप बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स ला सकते हो, डेली लाइफ है ना, कनेक्ट कर सकते हो। स्पेशल सिचुएशन होने पर आप उसको वो चीज़ दिखा भी सकते हो। कनेक्ट विद प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चे को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट ज़रूर करोगे। जब तक हमें पुरानी चीज़ नहीं याद होती हम नई तो सीख ही नहीं सकते हैं। गिव रेमेडियल लेसन। अगर बच्चों को किसी चीज़ में दिक्कत है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको दोबारा तरीके से सिखाओ। थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दो, सिखाने का तरीका बदल दो, लेकिन आपको दोबारा रेमेडी देनी है बच्चे को। इनएडिक्वेट प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ लो लर्निंग कैपेसिटी। कई बार क्या होता है हम सेम क्लास में पढ़ा तो रहे होते हैं, उसके अंदर लो कैपेसिटी वाले बच्चे भी है, गिफ्टेड बच्चे भी है। गिफ्टेड बच्चे कहते हैं जो नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें पसंद होती हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, उन बच्चों को हम गिफ्टेड कहते हैं। तो लो कैपेसिटी, एवरेज बच्चे और गिफ्टेड बच्चे तीनों पाए जाते हैं। तो जो एवरेज बच्चे हैं और जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो तो जल्दी सीख जाएंगे। लो कैपेसिटी वाले बच्चों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड रीजनेबल एजम्पशंस। जो सिलेबस होता है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो लॉजिकल होना चाहिए, सिलेबस के अंदर कुछ भी नहीं डाल देते हैं, एक एक लाइन वहाँ की बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद टाइप होती है। रीजनेबल होती है, हर बात पे एक तर्क होता है, एक आप कह सकते हो हर एक लाइन के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है आपको कुछ सिखाने के लिए। अब देखते हैं इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर स्कूल वर्क और स्टडीज़। तो इंटरेस्ट और मोटिवेशन हम कैसे दें स्टडीज़ में बच्चे को। आपको ही पता है जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा ना पढ़ने का मज़ा तो आता ही नहीं है। तो नेगेटिव मूड चेंज मैनी केसेस। कई बार हम बड़े अच्छे से बैठे होते हैं पढ़ने के लिए, आज तो 4 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मूड ऑफ हो जाता है किसी बात से और हम 4 मिनट में ही उठ जाते हैं। यानी कि मूड ऑफ होने से काफ़ी सारे हमारे लिए केसेस चेंज हो जाते हैं। एक तरीके से बैड रिजल्ट ही मिलने वाला है यहाँ पे हमें। स्टूडेंट माइट बी डूइंग क्वाइट वेल एंड बी हैप्पी। बच्चे को हमेशा सिखाते वक्त उसका ध्यान अट्रैक्ट कर लो, उसको खुश रखो, हंसा दो, इतना इतना हंसा दो कि बच्चा आपसे जुड़ा ही रहे। बल्कि उसका फ्रेंड उससे बात कर रहा हो ना तो उसको भी कहे चुप रहे, मैडम की बात सुनने देना। आपने भी कभी किया होगा ऐसा। मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब सब्जेक्ट और टीचर लिंक नहीं कर पाते हैं बच्चे से। अगर टीचर लिंक कर रही है और टीचर सब्जेक्ट को लिंक नहीं करवा पा रही है तो भी बच्चा आपसे जुड़ा नहीं रहेगा। तो सब्जेक्ट और टीचर दोनों का लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंगेजमेंट कैन बी शोन इन स्मॉल वेज। ज़रूरी नहीं है ना कि आप बिल्कुल बड़े बड़े इंगेजमेंट ही दिखाओ, नए नए तरीके अलग से लेकर आओ टाइम वेस्ट करने वाले। छोटे छोटे तरीक़ों से आप कैसे इंगेज कर सकते हो। आप हर बार नाम लेकर मत बुलाओ, आप हिंट देकर बुलाओ कि जिसके हाथ में या जिसके पास रेड कलर की रबड़ है, जिसके पास नटराज की पेंसिल है, जिसके पास सेलो का पेन है, बेटा वो आप ये करके दिखाओ। किसी ने हेलमेट पहन रखा है तो आप उसको बोल दो, है ना। किसी के बैग बोल दो, किसी के बॉटल के कलर से बोल दो। आप उनको नए तरीके से छोटी मोटी चीज़ों से आप उनको इंगेज कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ
केयर्ड मैटर्स ग्रेटली टू स्टूडेंट्स। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को प्यार चाहिए। अगर आप उसको केयर दिखाओगे, अफेक्शन दिखाओगे ना, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। फिर आप अपने आप से एक बार कनेक्ट करा लो बच्चे को, उसके बाद आप कहना आप ये याद करके आओ, बच्चा ज़रूर याद करके आएगा। मेंटेन अ सपोर्टिव सोशल क्लाइमेट इन क्लासरूम। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को ना ऐसा लगे कि हाँ, मेरे पीछे एक सपोर्ट खड़ा हुआ है। अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मेरी टीचर है सपोर्ट करने के लिए। ऐसा सपोर्टिव क्लाइमेट क्लास के अंदर बनाना है आपको। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एट स्कूल। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से जो एक बच्चा होता है वो स्कूल में सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसको सीखने के लिए एक्साइटमेंट होती है। तो 2 फैक्टर्स हैं इसके, एक तो रेडीनेस, दूसरा मोटिवेशन। आप पहले बच्चों को तैयार कर दो, दूसरा बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन भर दो ना कूट-कूट के कि बच्चा ऐसे रेडी हो जाए। अगर आप कहो ना बेटा कल बताऊँगी आधा, तो बच्चे बोले नहीं मैम अभी कंप्लीट करके जाओ। फैल जाए वो क्लास के अंदर कि नहीं अभी कंप्लीट करना है। ऐसा आपको बनाना है क्लास को। बाय एक्सटर्नल इवेंट। आप अगर देख सकते हो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो वो एक्सटर्नल इवेंट पे ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आप उनसे बोलोगे ना कि ये 10th अकाउंटिंग कंप्लीट करो आपको टॉफ़ी मिलेगी, वो उसमें राज़ी हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको एक्सटर्नल की जगह आपको इंटरनल मोटिवेशन देना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क कम करता है, इंटरनल ज़्यादा वर्क करता है। आप उनको उनकी फैमिली सिचुएशन से कनेक्ट करा सकते हैं। आप उनको आगे क्या बनना है उससे रिलेटेड उसके फ़ायदे गिनवा सकते हैं, ताकि बच्चा इंटरनल मोटिवेट रहे और एक लॉन्ग टाइम तक वो पढ़ाई कर सके। बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट या क्लाइमेट भी लिख सकते हो आप। क्लास के अंदर ना आपको वो माहौल लेकर आना है कि बच्चा पढ़े। आपने माहौल ही नहीं बना रखा क्लास के अंदर, आधे बच्चे सो रहे हैं, आधे बैठे हुए हैं, आधे बातें कर रहे हैं, को भी पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई के लिए आपको पहले माहौल बनाना पड़ेगा। फोकस ऑन सच क्वालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। आपको ना कुछ क्वालिटीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना है। जो बच्चे शरारती हैं, गिफ्टेड हैं, एवरेज तो फिर भी समझ जाते हैं, जो शरारती होते हैं ना उस टाइप के बच्चे या थोड़े गिफ्टेड बच्चे, इन बच्चों के आपको ऐसी क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए कि आप इनको इनकी क्वालिटीज़ से अट्रैक्ट करके फैसिनेट कर सकें अपनी तरफ, आप उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर सकें। ऐसे आपको उनकी क्वालिटीज़ पता होनी चाहिए। फीलिंग एंड सोशल रिलेशनशिप कवर्ड। आपको यहाँ पे फीलिंग से कनेक्ट करना है बच्चे को। हमेशा सिर्फ बच्चे के बारे में ही नहीं पूछना। अगर बच्चा उदास है, कोई बात है, आप उसकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो। आप ठीक हो, आपकी फैमिली में सब कैसा चल रहा है। अगर उसको कोई नीड की ज़रूरत है और आप अगर वो नीड फुलफ़िल कर सकते हैं तो आपको उसकी नीड ज़रूर फुलफ़िल करनी चाहिए। बच्चे का ना इससे आप पर बिलीव और बढ़ जाता है और बच्चा ना आगे जाके कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग करने की सोचता है। क्वालिटी रिलेट टू लर्न एंड प्रॉब्लम सॉल्व। क्वालिटी जो होती है सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चे को क्वांटिटी मत दो कि एक दिन के अंदर इतना कराना है। बच्चे को क्वालिटी से सिखाओ। अगर इतना कराना है तो इतने में भी बेस्ट कराना है। चाहे कम सिखाओ बच्चे को एक दिन के अंदर, लेकिन वो जो उसने सीखा है ना उसको ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए। देखे होंगे टॉपिक्स हर क्लास में रिपीटेड आते हैं, फिर भी बच्चा बड़ी क्लास तक आते आते उसको लगता है कि ये वर्ड तो मैंने पहली बार सुना है, जबकि वो वर्ड्स बचपन में उसने कई क्लासेस में सुने होते हैं। ध्यान बस आकर्षित ना होने की वजह से, ध्यान एक जगह सेंटर्ड ना होने की वजह से वो वर्ड की मीनिंग नहीं समझ पाता और बड़ी क्लास में आके उसको समझ में आती है। तो उसका यही रीज़न है। कोग्निटिव डोमेन, जहाँ पे भी आपको कोग्निटिव वर्ड मिले इसका मतलब होता है संज्ञान, दिमाग से रिलेटेड। दिमाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो कोग्निटिव में आती है। तो हमें बच्चे की लर्निंग बिल्कुल ऐसे करानी है कि वो चीज़ें उसके दिमाग में जाएँ, सेट हो जाएँ। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड, बच्चे का जो एक कौशल है, एप्टीट्यूड मीन्स स्किल होता है। तो बच्चे का जो लैंग्वेज सीखने की जो स्किल है ना उस पर आपको वर्क करना है। सिर्फ बच्चे को रटवाना नहीं है, उसको नए नए इनोवेटिव तरीके से कनेक्ट करना है ताकि वो बोले, सीखे, नए वर्ड्स अपने आप याद हो जाएं। आपको रोज़ 10 वर्ड मीनिंग करवाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे बातें करो, कहानियाँ सुनाओ कि उन्हीं के अंदर वर्ड्स लेकर आ जाओ, बच्चा नए तरीके से सीख जाएगा। आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। तो लर्निंग के स्टाइल क्या होते हैं, प्रेफरेंस क्या होते हैं। तो लर्निंग स्टाइल हमारे कह सकते हैं नेचुरल वेज होते हैं पढ़ाने के, बच्चों को कनेक्ट करने के अपने आइडिया से।
मैच ऑफ टीचिंग स्टाइल एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। मैच ऑफ टीचिंग, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनका जो सीखने का स्टाइल है और टीचर का सिखाने का स्टाइल है वो मैच हो गया ना, तो सोने पे सुहागा वाली फीलिंग आती है। कैसे? सपोज करो एक टीचर को लेक्चर मेथड पसंद है, लेकिन बच्चे को पसंद है कि वो विजुअल तरीके से सीखे, कोई चीज़ को देखकर सीखे, वीडियो से, ऑडियो से, ऐसे सीखे। और टीचर मतलब ऐसे सिखाता है लेक्चर से, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मिसमैच रिजल्ट हमेशा ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, बाधाएं लेकर आते हैं। लेकिन टीचर को भी शौक है वो वीडियोस लेकर आए, कनेक्ट करे बच्चे को, बच्चे को भी शौक है उसी तरीके से पढ़ना। तो ये है सोने पे सुहागा वाली फीलिंग, बच्चे को मज़ा आ जाएगा, जो उसको चाहिए था ना उसको वही मिलेगा, वो छुट्टी भी नहीं करेगा, इतने ध्यान से पढ़ने वाला है। नेक्स्ट, सेंसरी प्रेफरेंस देना है बच्चे को। बच्चे को आप जो भी सिखा रहे हो ना, वो कोशिश करनी है बच्चा अपने सेंस का इस्तेमाल करके सीखे। छोटा बच्चा है, अगर आप कोई चीज़ उसको फील करवा सकते हो, टच करके, स्मेल करके, एनीथिंग, कोई सा भी तरीका अपनाओ, वो चीज़ बच्चा कभी नहीं भूलेगा। होल और पार्ट फोकस लर्निंग। होल लर्निंग क्या होती है? आपने एक बार में किसी चीज़ को पूरा बताया। और पार्ट लर्निंग क्या होती है? आपने किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में बताया, छोटी सी पहले एक बात बताई, फिर छोटी सी एक बात बताई, फिर लास्ट में उसको एकदम कंक्लूड करके कंप्लीट बात दे दिया आपने, वो होता है होल एंड पार्ट फोकस लर्निंग। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव का मतलब और डिडक्टिव का मतलब, अगर इन पे आया लिखने के लिए तो आपको लिख के आना पड़ेगा। इंडक्टिव होता है आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन आपने टॉपिक का नाम पहले नहीं बताया, आपने सस्पेंस बना रखा है, स्टार्टिंग से बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, एग्जाम्पल देने के बाद लास्ट में सिखाने के बाद आप उसका टॉपिक का नाम बताते हो, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव। और डिडक्टिव क्या होता है? पहले आपने टॉपिक बता दिया, देन उसके बारे में बताना स्टार्ट कर रहे हो। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने सपोज संज्ञा करवानी है बच्चों को, या नाउन वगैरह करवाना है, तो मैंने बच्चे को स्टार्टिंग में एक ये एक्टिविटी करवाई कि मैं जिस भी चीज़ पे इशारा करूँगी आपको उसका नाम बताना है। मैंने डेस्क पे इशारा किया, चौक पे इशारा किया, बच्चों के बैग पे, बॉटल पे, बच्चों ने सबका नाम बताया। फिर मैंने बोला कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसका नाम ही ना हो दुनिया में। तो बच्चे पहले तो सोचेंगे, फिर बोलेंगे मैम हमारा पोपट मत बनाओ, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जिसका नाम ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चे को बताएंगे कि जो भी ये जो नाम होते हैं ना, ये नाउन होते हैं। फिर हम उसके टाइप्स बताने स्टार्ट करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल से किस पे लेकर आए? टॉपिक पे लेकर आए। ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड। मैंने पहले टॉपिक बता दिया, जब नाउन पढ़ने वाले हैं इसमें ये होता है, वो होता है डिडक्टिव मेथड। बच्चे को इंडक्टिव मेथड ज़्यादा पसंद आता है डिडक्टिव मेथड की बजाय। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्ज का मतलब होता है जुड़ जाना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना एक तरीके से, है ना। तो कन्वर्जिंग थिंकिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे थिंकिंग होती है जिसका आंसर एक ही होता है, आप और आंसर्स ला ही नहीं सकते हो, है ना। तो मैंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम बताओ भारत के, तो बच्चे 10 नाम तो नहीं बता सकते ना, वो एक ही है तो एक नाम बताएंगे। लेकिन मैंने अगर बच्चों से पूछा कि आज आपने लंच में क्या खाया था, तो सबने एक चीज़ तो नहीं खाई होगी ना, सबके अलग अलग आंसर्स होंगे। तो जब आंसर हमारा एक होता है उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और इसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है जिसके अंदर बहुत सारे आंसर्स होते हैं, इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डिपोजिशंस। अब देखो फीलिंग्स, इमोशन, सोशल इंटरेक्शन, किसी इंसान की पर्सनैलिटी कैसे पता लगती है। तो कुछ लोग एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, कुछ इंट्रोवर्जन होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन वाले इंसान ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, मन में कोई बात नहीं रखते हैं, सीधी बात बताते हैं, अपने जो इनकी फीलिंग्स हैं उनको ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। इंट्रोवर्जन अंदर ही अंदर बातें रखते हैं। ओपननेस और क्लोज माइंडनेस। ओपननेस वाले इसमें ज़्यादा, जो इस साइड वाले हैं ना ये अच्छे माने गए हैं, ये वाले थोड़े से कम माने गए हैं। ओपननेस अच्छी है, बच्चे अपने अंदर की फीलिंग को बताना, शेयर करना। और क्लोज माइंडनेस के अंदर हम ज़्यादा आगे नहीं सोच पाते हैं, उसी बातों में भिड़े रहते हैं। कॉन्शियसनेस और यूनिडायरेक्टनेस। कॉन्शियसनेस को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसके अंदर बहुत सारे तरीके निकाले जाते हैं। यूनी का मतलब ही एक होता है, एक तरीके से काम किया जाता है, तो इसमें इतना अच्छा नहीं है, इस पर्सनैलिटी के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। एग्रीएबलनेस और एंटेगोनिज्म।
एग्रीबलनेस का मतलब यहाँ पे ये है, कोई सी भी बात हो उस पर अपनी एग्रीमेंट दिखाना कि हाँ हूँ मैं राजी, चलो ठीक है, इस चीज़ में हो जाता है समझौता। लेकिन ये वाले बंदे होते हैं ना, इनके अंदर एक अलग ही ईगो चल रहा होता है। वो काम अच्छा भी लग रहा होगा लेकिन बस सामने वाला कर रहा है तो मैं नहीं करना। इस टाइप के इंसान की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। न्यूरलिज्म अच्छी मानी जाती है और स्टेबिलिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। न्यूरलिज्म के अंदर अपने सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपनी नीड्स को चेंज कर देते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी वाले बंदे कहते हैं भाई मेरे को अपने घर का वो वाला कोना पसंद है ना, तो मैं वही कोने पे सोऊंगा, मेरा वो कोना चेंज नहीं होना चाहिए। इस टाइप के बंदे होते हैं ये। अब देखते हैं फटाफट मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, लेकिन आप इसको एलैबोरेट करके लिखोगे तो कम से कम 2 पेज भरने वाले हैं इसके अंदर। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे काफ़ी सारे, जिनमें से एक है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने 1983 में ये थ्योरी दी थी। पहले से पहले काफ़ी जने आए, उन्होंने अपनी राय दी इंटेलिजेंस क्या होता है। कुछ कहते थे कि इंटेलिजेंस ही होता है, कुछ कहते थे 2 टाइप का होता है, एक वो जो कॉमन है, एक वो जो स्पेसिफिक। फिर ऐसे करते 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 हार्वर्ड गार्डनर आए और इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस ना मल्टीपल टाइप का होता है, कोई एक टाइप नहीं होता है, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इन्होंने पहले तो 7 इंटेलिजेंस बताए, उसके बाद 8, उसके बाद 9, यानी कि 2 बाद में फाइनली ऐड हो चुकी हैं। तो अब टोटल आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस कितने मिलेंगे? 9। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक मैथमेटिकल। ये वो इंसान होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है ना। ये आइंस्टाइन टाइप के दिमाग वाले होते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं और इस फील्ड में काम करना पसंद करते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। यहाँ पे आते हैं अपने लेक्चरार वगैरह, है ना। लेक्चरार हो गए, वकील हो गए, टीचर हो गए, ऐसे सारे लिंग्विस्टिक होते हैं। इनको बोलना बहुत पसंद होता है, समझाना, किसी चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बॉडी काइनेस्थेटिक ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी फुल बॉडी का वर्क करके सेटिस्फिकेशन मिलता हो, जैसे कि डांसिंग हो गया, योगा क्लासेस हो गई, है ना, रनिंग वनिंग, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहती हो। वो भी एक तरीका टैलेंट है, हर किसी के बस की थोड़ी ना होती है। अब स्किपिंग करना, स्किपिंग के टाइप्स होते हैं, रनिंग करना, रनिंग के टाइप्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक बॉडी काइनेस्थेटिक वाला बंदा ही कर सकता है। अब बैक फ्लिप मारना हर किसी के बस की तो नहीं है ना। योगा वगैरह में सारे पोज बनाना। अब म्यूजिकल, कुछ बच्चों को म्यूजिकल में इंटरेस्ट होता है, इसलिए स्कूल के अंदर म्यूजिक का पीरियड भी दिया जाता है 6th to 8th क्लास के अंदर ना, जिनको म्यूजिक में जाना पसंद होता है। स्पैटियल, इसके अंदर इस टाइप के इंसान होते हैं जो कि आप ऐसे मान सकते हो, जिसकी एग्जाम्पल सोचने दो मुझे कोई बढ़िया सा। योगा वगैरह क्लासेस के अंदर जो माइंड ओम भूम भुवः स्वः सॉन्ग गाते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। कुछ इस टाइप की फीलिंग आना, जो कि कह सकते हैं अध्यात्म पर विश्वास रखना, शांत रहना, कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा बिलीव करना, कंसंट्रेशन पे वर्क करना, ये सारे स्पैटियल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर का मतलब हमें लगता है अपना, लेकिन इंटर का मतलब है दूसरों, ठीक है, किसी और का। और इंट्रा का मतलब होता है अपना, ये होता है सेल्फ, ये होता है अदर्स। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो इंटरपर्सनल होते हैं। अब एक टीचर है, वो अपने लिए थोड़ा ना पढ़ रहा होता है, वो अपनी सोसाइटी को पढ़ाना चाह रहा होता है, उसको कुछ सिखाना चाह रहा होता है। अपने लिए तो पढ़ चुका, वो टीचर बन चुका, अब आगे नॉलेज क्यों दे रहा है? ताकि उसकी सोसाइटी भी उसकी तरह बने। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा होता है? सेवा दे रहा होता है लोगों को, है ना। तो ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने सोसाइटी में सेवा प्रदान करते हैं, सारे होते हैं इंटरपर्सनल। और जो इंट्रापर्सनल होते हैं वो अपने से ध्यान रखते हैं, भाई शायरी लिखेंगे, है ना, अपने दिल के गम मिटाएंगे इस टाइप के इंसान होते हैं इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट जो ऐड हुए हैं वो है नेचुरलिस्टिक और एक्सिस्टेंशियल। ये है हाई लेवल, जो जल्दी नहीं मिलती है। नेचुरलिस्टिक के अंदर ऐसे पर्सन्स आते हैं जो कि नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखते हैं, पहले क्या था अब क्या हो गया, है ना। ये सब चीज़ें जो ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो होते हैं नेचुरलिस्टिक। ये भी एक तरीके का टैलेंट है।
हम अपने आसपास की अवेयरनेस को ही नहीं देख पाते हैं, हुआ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सिस्टेंस। ये वाला, ये मान लो एकदम गहराई में जाते हैं, जिंदगी क्या है, मृत्यु क्या है ना, डेथ क्या है, लाइफ क्या है, लव क्या है, हेट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की जो ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं स्टडी करना, उसके बारे में इंटरेस्ट लेना, ये सब होते हैं एक्सिस्टेंशियल के अंदर। यूनिवर्स के अंदर क्या है, ऐसी चीज़ें, ठीक है, बरमूदा ट्रायंगल, ये सब जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं ना, इनके बारे में जो ज़्यादा जानना चाहता हो, ध्यान रखता हो, वो एग्जिस्टेंशियल होते हैं। आपकी इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं भी तो देखूं जरा आप लोग इनमें से कौन से इंटेलिजेंस पे लागू होता है तुम लोगों के ऊपर। नेक्स्ट यूनिट 2 आ गई है, द अनरीच्ड लर्नर। ऐसा लर्नर जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं, या जो बच्चा है वो हम तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। अब क्या दिक्कत है, जो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो हु आर द अंडर प्रिविलेज लर्नर। अंडर प्रिविलेज और अनरीच का मतलब सेम होता है। ऐसे बच्चे जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, है ना, जो कि सीख नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं स्कूल वगैरह तक, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, सोशल जियोग्राफिकल बैकवर्ड की वजह से, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन तक तो ले नहीं पाते हैं, स्कूल वगैरह कहाँ से आएंगे। इनकी हेल्थ केयर भी अच्छी नहीं होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पेरेंट्स के साथ निकल जाते हैं काम पे। ऐसे लोग होते हैं वो अंडर प्रिविलेज लर्नर कहलाते हैं। ऐसे बच्चों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, अगर अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो। वट मेक्स देम प्रिविलेज। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अंडर प्रिविलेज बनाती हैं। बच्चा तो नहीं हुआ ना पैदाइशी कि हाँ भाई मुझे तो यही काम करना है, उसको तो हालात ने ऐसा बना दिया। तो वो क्या हालात थे, पॉवर्टी, गरीबी ना, उनके माँ बाप पढ़े नहीं थे, आप पढ़ लेना ताकि तुम्हारे बच्चे अंडर प्रिविलेज ना हो। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ पे ये मतलब है, एससी कास्ट, है ना, ये सब कास्ट होने की वजह से क्या होता है कई बारी, अब तो फिर भी खैर इतना नहीं होता, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, आप सभी को ही पता है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह इतना ज़्यादा हुआ है कि स्कूल तक नहीं जाने दिया जाता था। उसके हमारे एग्जाम्पल आप जानते ही हो, BR अम्बेडकर जी, उनका बहुत ज़्यादा शोषण होना, एक्सप्लॉयटेशन होना, इसकी वजह से भी नहीं आगे बढ़ पाते हैं कई बारी। जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिसएडवांटेज। कई बार स्कूल इतनी दूर होते हैं, एरिया अच्छा नहीं होता है। अब हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे तो प्लेन एरिया है, जो पहाड़ पे रहते हैं उन लोगों का देखो, नदियों के पास रहते हैं वहाँ पे देखो, दूर स्कूल होने की वजह से बच्चे जा ही नहीं पाते हैं। कल्चरल डिसएडवांटेज। कई बार कल्चर ऐसा होता है ना, 12th हो गई लड़की की, अब चलो रिश्ता ढूंढो, शादी कराओ, इस टाइप की कल्चर भी होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैटर करती हैं। अब देखते हैं हम व्हाट मेक्स द अंडर प्रिविलेज, ये तो देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर प्रिविलेज लर्नर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो बच्चा है वो अंडर प्रिविलेज हो रहा है, उसकी खासियत क्या है, बच्चे के अंदर ऐसी क्या चीज़ें मिलेंगी। बच्चा टैग लगा के नहीं घूमेगा आई एम अंडर प्रिविलेज लर्नर, हमें खुद पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानोगे, लो कॉग्निटिव एबिलिटीज़। उस बच्चे के अंदर ना एबिलिटीज़ इतनी नहीं होंगी, वो आपके आंसर्स तुरंत नहीं दे पाएगा क्वेश्चंस के। पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, उसको वर्ड्स बोलने नहीं आएंगे जल्दी से, कुछ लिमिटेड ही वर्ड बोलेगा जो उसने आसपास सुने हैं। लो सेल्फ एस्टीम, बहुत ज़्यादा बच्चा अकेला रहना पसंद करेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट गैप, बच्चा जब किसी चीज़ से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए तो इन्वॉल्वमेंट गैप हुआ है, बहुत कम चीज़ों से कनेक्ट हो पाता है वो। पुअर एबिलिटी टू रीड और राइट, बच्चा स्कूल ही नहीं गया इतना, उसकी स्किल डेवलप नहीं हुई है तो अच्छे से ना लिख पाता है ना पढ़ पाता है। देयर स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ इनकी बड़ी खतरनाक होती है भाई। हायर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का इनके अंदर जज्बा होता है, बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे होते हैं ये लोग। एंड इमोशनल मैच्योरिटी, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं ऐसे बच्चे, आप तुरंत समझ जाओगे इनकी सिचुएशन कैसी है। ये लड़ाई झगड़े करना, जिद करना, इनके अंदर ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं है। इनके अंदर एकदम कामनेस होती है, शांत रहते हैं, अपने आगे के बारे में सोचते हैं, अपने आज के बारे में सोचते हैं,
बहुत मैच्योर दिखाते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है अंडर प्रिविलेज लर्नर्स एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब अपने सिस्टम को देखते हैं एजुकेशन का कैसा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टीम 200 मिलियन बच्चों में से जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, वो 200 मिलियन बच्चे हैं। इनमें से ना 59 मिलियन बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जाते हैं। प्रेजेंट डाटा है ये आपकी बुक का। तो इतने बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप सोच सकते हो इतने बच्चों की वजह से आगे कितनी टेंशन हो सकती है। इन बच्चों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, काम नहीं मिलेगा, छोटी मोटी जगहों पे काम कर रहे होंगे, कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर हम इसको छोटे लेवल पे देखें तो हर 10 में से 4 बच्चा ड्रॉप आउट भी कर रहा है स्कूल से। ऐसे केसेस हो आते हैं सोसाइटी के अंदर। कोई लड़की है, मर्डर हो गया, किडनैप हो गई, कुछ रीज़न हो गए, तो बच्चों को स्कूल आउट। और आजकल तो काफ़ी सारे रीज़न हो रहे हैं, तो हर 10 में से 4 बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों के बीच और टीचर के बीच एक गैप बनता जा रहा है। रिसेंट सर्वे से पता लगा है कि 28 सिटीज़ और 8 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 30% ही बच्चे आ रहे हैं, बाकी तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। 3 मेन रीजंस क्या है इसका। तो फर्स्ट है आइसोलेशन। एक तो बच्चा अकेला होता जा रहा है ना। वो अगर ठीक से पढ़ा नहीं है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, अपने आप को क्लास में अकेला महसूस करेगा, वो हटा लेगा नाम, ड्रॉप आउट कर लेगा। एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब क्या है, 25% सीटें प्राइवेट स्कूल में भी दी जाती हैं इन बच्चों के लिए, और लेकिन उसमें ये जानने के बाद में ना क्लास के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, तो भी कई बार ये लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और इंटीग्रेशन, अगर इनके और टीचर के बीच गैप है तो ये पढ़ना नहीं चाहेंगे, फिर तो ये बोलेंगे चलो बहुत पढ़ लिया, अब हम ड्रॉप आउट करते हैं, अब घर पे पढ़ेंगे, फिर ये ऐसे करते हैं। अब सम इंटरवेंशंस, अब ना हमारी जो, अगर आप उठा के देखोगे ना अपना एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कोठारी कमीशन मिलेगा, एनसीएफ मिलेगा, एनपीई मिलेगा, एनईपी मिलेगा, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो इनमें से कोठारी कमीशन है जो 1964 से 66 में उसने काम किया था। तो इसके अंदर इंक्लूजन किया था। इंक्लूजन का मतलब होता है हर कास्ट का बच्चा, है ना, जैसा भी बच्चा हो, उसके अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी हो, लैंग्वेज से लेके कोई सा भी ऑब्स्टेकल हो, आप उसको एक इवेंट की तरह देखोगे, आप उसको एक अवसर की तरह देखोगे और इस्तेमाल करोगे। सपोज किसी कहानी के अंदर आपने कोई ऐसा लाइन पढ़ी जो कि किसी लैंग्वेज से मैच करी थी, और उस लैंग्वेज बोलने वाला बच्चा आपकी क्लास में है, आप कनेक्ट कर पाओगे उससे, है ना, मदर टंग में बात कर पाओगे। तो ये नहीं कहा था। एनसीएफ 2005 पे तो आप लोग की बुक्स बनती थी, एनसीईआरटी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी कही गई हैं। इसी के अंदर कहा गया था बैग वगैरह को बच्चों के हिसाब से किया जाए, ज़्यादा हैवी ना किया जाए। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन के तहत तो बच्चे को कंपलसरी कर दिया गया है कि वो 8 तक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और फ्री में पढ़ाएंगे हम उसको, आप उसको घर पे नहीं रख सकते हो। इसके लिए आर्टिकल 21A भी बनाया गया था। आर्टिकल 21A के अंदर कहा गया है कि बच्चे ज़रूर से ज़रूर स्कूल जाएगा, और बच्चे फिर भी नहीं जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक और आर्टिकल बनाया कि 18 साल से पहले बच्चा काम नहीं कर सकता। अब काम घर वाले रखेंगे खाली बिठा के, काम कहीं कहीं मिलेगा ही नहीं इसको, तो चलो स्कूल ही भेज देते हैं, कुछ पढ़ के आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारे रूल बनाए गए ताकि बच्चे स्कूल जाएं। करिकुलम, टीचिंग मेथड और इवैल्यूएटिंग प्रोसीजर्स, इनका बहुत ध्यान रखना है। करिकुलम पूरे मतलब हमारे ईयर के अंदर जो भी चीज़ होती है, बच्चे के स्कूल के एंट्री से लेके एग्ज़िट तक जो भी एक्टिविटीज़ है, सारी करिकुलम के अंदर ऐड होती हैं। वो टीचिंग मेथड, इवैल्यूएट बच्चों कैसे करना है। इवैल्यूएट के पहले सिर्फ मार्क्स देने के तरीके थे, अब बच्चे को ऑब्जर्व करना है, बच्चा कहाँ खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, बात करने का बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें उसको इवैल्यूएट करने के लिए बनाई गई हैं। अब देखते हैं व्हाट प्रॉब्लम फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर इन लर्निंग इंग्लिश, क्या दिक्कतें आ रही हैं इनको। तो इनको एक तो फोबिया होता है, इंग्लिश से डर लगता है, पता नहीं क्या है ये सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए, पढ़ना ही नहीं चाहते ये लोग। लैंग्वेज का लोड इतना ज़्यादा होता है इनके ऊपर, और इनकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होती तो छोड़ देते हैं। फिर इनको लगता है यार कितनी बड़ी मुसीबत है, इसे तो पीछे छोड़ाया जाए। अ फीलिंग ऑफ एलाइनेशन, अकेला रहना, अलग हो जाना,
क्रिएटेड बाय लर्निंग मटेरियल। काफ़ी सारे लर्निंग मटेरियल्स के अंदर थोड़े हैवी वर्ड्स होते हैं, बच्चे देख के पहले डर जाते हैं, अलग कर लेते हैं अपने आप को। लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीचर। अब कई बार क्या होता है, टीचर को एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि बच्चा कुछ कर लेगा, वो कहता है तू इतना ही कर ले, इतना ही बहुत है तेरे लिए। तो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव भावना आती है कि चलो मैं कर ही नहीं सकता ज़्यादा, तो क्या ही करूँगा ज़्यादा सीख के, फिर वो उतने पे टिक जाता है। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है हाउ टू हेल्प अंडर प्रिविलेज लर्नर। ये है मुद्दा, बच्चे के बारे में सब जान लिया, अब हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो मेंटरिंग द लर्नर्स, आप उसके मेंटर हो, और मेंटर का काम क्या होता है, बच्चे को गाइड करना। गाइड करो अच्छे से, इंस्ट्रक्शन देना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के लिए, सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट टॉपिक्स। आप बच्चे को ना सेम टॉपिक जो रिलेट कर रही हो आपस में, ऐसे टॉपिक से पढ़ाना स्टार्ट करो ताकि बच्चा उससे जुड़ पाए। एडिक्वेट स्कैफोल्डिंग एंड सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है वो थोड़ी सी हेल्प, पूरा काम नहीं करना, थोड़ी सी हेल्प देना ताकि बच्चा जिस पार्ट में अटका है वो काम कंप्लीट कर ले। ठीक है, जिसके बच्चे ने मल्टीप्लाई करी तो थोड़ी सी गलती हुई तो आपने बता दिया बेटा प्लस में गलती है, फटाफट देखिएगा वो ठीक कर लेगा। तो ये थोड़ी सी मदद करना स्कैफोल्डिंग होता है। सपोर्ट करना बच्चे को, मदर टंग में बात करना, इन सब चीज़ों से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब यूनिट 3 द लर्नर विद स्पेशल नीड। अब स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या बेसिक प्रिंसिपल है। पहले तो हम वो प्रिंसिपल देखते हैं जो सब पे लागू होते हैं। तो मीनिंगफुलनेस, आप जो भी पढ़ाओ उसका मीनिंगफुलनेस बच्चे को पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। डेवलपिंग डेवलपिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कॉमन बेसिक से प्रिंसिपल है मीनिंगफुलनेस, कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, कैसे उसको पढ़ना है, क्या उसकी मीनिंग है। डेवलपिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चे को ना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना है उसके। अगर आप बच्चे की इज्जत करोगे ना तो बच्चे को फील होता है कि हाँ यहाँ पे हमारी इज्जत होती है और यहाँ पे हमें पढ़ना चाहिए। टीचिंग टू द चाइल्ड्स लेवल, आपको बच्चे के लेवल पे जाकर उसको सिखाना है। आपको उसको अपने लेवल पे नहीं लाना, आप खुद बच्चे बन जाओ सिखाने के लिए उसको, तब वो बच्चा सीख पाता है। अब जो कॉमन डेफिक्ट्स हैं जो कि एक अलग से लर्नर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो कमियां अलग से बच्चों के अंदर देखने को मिलेंगी, किसी के लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, किसी की परसेप्शन में, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, है ना, वो हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखता है। परसेप्शन का मतलब होता है नज़रिया। बिहेवियर में काफ़ी बार बदलाव होता है, हम बच्चों को समझ ही नहीं पाते हैं। और रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों में दिक्कतें होती हैं। अब सम प्रॉब्लम्स इसके अलावा और अलग, स्पीच प्रॉब्लम्स। स्पीच में कैसी प्रॉब्लम होती है, किसी की तो वॉइस में दिक्कत होती है ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है हमारे वो इनर ऑर्गन्स जो कि बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। अब आप पा बोलो, पा बोलने में आपके लिप्स टकराएंगे, है ना। का बोलोगे तो जो आपकी जीभ है वो अंदर की तरफ जाएगी। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, इनको आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। इनमें बच्चों को दिक्कत होती है, वो फ नहीं बोल पाते हैं, वो ज्ञा नहीं बोल पाते हैं, है ना, तो ऐसे वर्ड्स वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। स्टैमरिंग, हकला जाना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट आर स्पेसिफिक रीडिंग डिफ़िकल्टीज एंड देयर रेमेडिएशन। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्या उनकी रेमेडी हैं, हम ये दोनों देखने वाले हैं पढ़ने में, रीडिंग में। तो देखो जो भी एक ना तरीका होता है सीखने का बच्चे का, वो होता है LSRW। LSRW, पहले बच्चा लिसनिंग करता है, सुनता है, ढंग से सुनेगा हम बोल क्या रहे हैं, तब उसको बोलने की कोशिश करता है। फिर कुछ रीड करता है तो उसको राइट करने की कोशिश करता है। ये एक प्रॉपर वे होता है सीखने का। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल रीडिंग की। तो रीडिंग में क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं और बच्चा उसको कैसे सीखता है। तो विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज, विजुअल का मतलब होता है देखना, ठीक है, मोटर स्किल्स होती है टच करना, ऐसा कुछ रिलेटेड। तो विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़ में प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा ना डिफरेंस नहीं कर पाता फॉर में, फ्रॉम में, है ना, सेम वर्ड होते हैं तो कंफ्यूज आता है क्या लिखा हुआ है, ये सेम सा समझ ही नहीं आ रहा। या फिर ड्राइंग फिगर्स को नहीं समझ पाता। अब हम सिलेंडर शेप करवा रहे होते हैं, बच्चा घर का सिलेंडर को इमेजिन कर रहा होता है, वो समझ ही नहीं आ रहा होता। कौन बता रहे होते हैं,
तो बच्चा समझ ही नहीं पाता। फिर हम उसको बताते हैं बर्थडे वाली टोपी, तब समझ पाते हैं वो। तो बहुत मुश्किल से समझ में आती फिगर्स। बना दो बोर्ड पे डॉट स्ट्रक्चर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। लाइन को पढ़ते पढ़ते मिस कर देते हैं, गायब कर देते हैं, उड़ा देते हैं लाइन। इस टाइप की विजुअल मोटर स्किल्स होती हैं, देख के समझ ना आना। इसकी रेमेडी क्या है? एनालाइज करवाओ वर्ड को। एक वर्ड को जब तक पढ़वाओ, उसको पार्ट्स में पढ़वाओ जब तक बच्चे को बोलना ना आ जाए। यूज़ कलर एज क्यू, आपको कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सर्कल्स और ये सब चीज़ें बनाई तो आपको इन पे कलर वलर भर के पढ़ाना है ताकि बच्चे को अट्रैक्टिव लगे। मूवमेंट का इस्तेमाल करना है। शेप बनाते वक्त आप उस पर शेडिंग कर सकते हो, शेडिंग करने से बच्चे को समझ में आ जाता है ना। रिमाइंडर कार्ड्स बना सकते हो बच्चों के लिए। कार्ड्स बनाए, चलो अब शेप रीडिंग टाइम है ना, अब इसका टाइम उसका टाइम, ऐसे कार्ड्स बनाओ। बच्चे को बड़े मजे आते हैं, लगता है हम घर घर खेल रहे हो, वो वाली फीलिंग आती है उनके अंदर। बच्चे छोटे पे खेलते थे ना, घर 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 खेलते थे, डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, ये सब चीज़ें खिलौने ले आते थे, खेलते थे। तो उनको वो फीलिंग क्लास में मिलती है तो उनको मज़ा आता है। चलो अभी ये टी टाइम हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आती है। अब तो काउंटिंग टाइम हो गया। तो ऐसे आपको तरीके लेकर आने हैं। हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करना है, बच्चे को क्रिएटिविटी बहुत पसंद होती है। नेक्स्ट है ऑडियो वर्बल एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़। वहाँ देख के प्रॉब्लम थी या सुन के प्रॉब्लम थी। डिले इन लैंग्वेज कॉज, उसको ना लैंग्वेज उसने बचपन से टाइम पे नहीं सीखी। आप कह सकते हो घर पे तो थोड़ी बहुत अलग है, फॉर्मल नहीं सीखी, तो अब उसको दिक्कत हो रही है। वो स्टोरी सुनने के बाद उसको बोल नहीं पा रहा है। काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं रियल लाइफ में भी, जो कि 9th 10th क्लास में भी आ जाते हैं और उनको हिंदी इंग्लिश की पोयम भी या स्टोरी बता दो, वो अपने वर्ड्स में नहीं बोल पाते हैं ये हुआ क्या था। कांट मेंटेन अ करेक्ट सीक्वेंस, वो सीक्वेंस ही नहीं बिठा पाते इस लाइन को क्या बोलना चाहिए ना। मैं बाजार जाता हूँ, इतनी सी लाइन को वो अपने आप नहीं बोल पाएंगे, इस लाइन को भी तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या ही बना देंगे। स्ट्रक्चर एंड वोकैब इन पुअर, उनका एक तरीके से कह सकते हो वोकैब भी बेकार है और वर्ड का सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी उनको ठीक से बनाना नहीं आता। डिफ़िकल्टी इन प्रोनाउंस, वर्ड्स को बोलना नहीं आता, इनमें दिक्कत हो रही है। साउंड को ब्लेंड करना, श स, इनमें डिफरेंस नहीं आता उनको समझ में। कांट टेल बैकवर्ड, अगर आप उनको सीधी चीज़ को बताओगे ना, उसको बोलोगे इसको रिपीट करके बताओ बैकवर्ड, तो नहीं कर पाएंगे वो। आप उनको चार नाम बोलो, चार नाम बोलो, जैसे जिस तरीके से बोले हैं ना, उनको उल्टे तरीके से बोल के दिखाओ, वो नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत होती है उनमें। 10 तक काउंटिंग करवा दो, उल्टी नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट है रेमेडी, मैचिंग साउंड वाले वर्ड ज़्यादा करवाओ इनको। कंसंट्रेशन से पढ़ाओ इनको, आर्टिकुलेटर्स का यूज़ बताओ। जब जीभ टच होती है तो ये वाला वर्ड बनता है। शाह बोलते वक्त मुँह से आवाज़ निकलनी चाहिए, हवा निकलनी चाहिए। ऐसे करके आप उनको रिलेट करो, तब वो पढ़ पाएंगे, है ना। चेन ऑफ वर्ड्स करवाओ, बड़ी मज़ेदार गेम है भाई, मेरे को तो अभी तक मज़ा आता है खेलने में। तो वो बच्चे तो खेलेंगे ही, उनको तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा, है ना। राइमिंग गेम खिलवाओ और पिक्चर्स उठाओ, इसका नेम बताओ, ऐसी वाली गेम खिलवाओ। बच्चे बड़े कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों से। अब है प्रॉब्लम विद हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल। अब हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल में क्या दिक्कत होती है? तो ऑडिटरी एंड फोनेटिक स्किल। ऑडिटरी और फोनेटिक, ऑडिटरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुनना। फोनेटिक का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुनने बोलने से रिलेटेड 3 टाइप की होती हैं। ग्राफोफोनेटिक मिसक्यू, इसके अंदर बच्चा वर्ड्स को ना रिप्लेस कर देता है। जैसे कि मैंने बटर में यू बोला, वो ई लगा देगा। लुक में बोला डबल हो तो सी लगा देगा, ऐसी दिक्कत होती है। सिंटिक मिसक्यू के अंदर ग्रामर सेंस, अब हम बोलते हैं ना ये तो घर में गाना गा के रह गए, हमारा सेंस क्या होता है? बोल के रह गए, तो वो ही स्पीकिंग की जगह ही सिंगिंग लगा देंगे। सिमेंटिक मिसक्यू, इसके अंदर हम सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हाउस की जगह होम का वर्ड लगा देंगे। है तो इनमें वो छोटा छोटा सा डिफरेंस, लेकिन वो उसको एक ही मानते हैं और एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। रेमेडी क्या है? तो इनको बोलो एक बार बेटा पढ़ाने के बाद ना खुद पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, तभी समझ में आएगा। रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चों को फेरी टेल्स पढ़ाओ, बड़े मज़े आते हैं फेरी टेल्स में। पुरानी पुरानी कहानियाँ लेकर आओ, बच्चा सुनेगा उस चीज़ को, है ना, क्योंकि वो एक्साइटमेंट वाली भी होती है, छोटी भी होती हैं, तो बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़िया होती हैं। स्टोरी सुनाओ उनको, फैक्चुअल चीज़ें बताओ। वो जितनी एक्साइटमेंट से सुनेंगे, उनकी सुनने की पावर उतनी अच्छी हो जाएगी। और हमें करना क्या है? फोनेटिक स्किल को सुधारना है। बुलवाओ, सुनाओ।
नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफिकल्टी विद राइटिंग, लिखने में क्या दिक्कत आती है, तो चलो निपटा लेते हैं इसको भी। तो राइटिंग इन्वॉल्व्स करता है सिलेक्शन ऑफ आइडियाज़। सबसे पहले तो आपको आइडियाज़ को सिलेक्ट करना है। फीलिंग आ रही है ना एकदम वही क्रिएटिव राइटिंग वाला सब्जेक्ट, कुछ वैसे ही है। आपको एक्सप्रेस करना है आइडियाज़ को वर्ड्स में, सेंटेंस में। फिर लगानी है मैकेनिक्स, इंग्लिश की मैकेनिक्स लगानी है भाई। हैंड राइटिंग लिखनी है, सुंदर सुंदर स्पेलिंग लिखनी है, बढ़िया बढ़िया फॉर्मेट बनाना है एकदम, है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। मोटर स्किल्स एंड फॉर्मेटिंग लेटर्स इन राइटिंग और टाइपिंग, आपको अपनी स्किल्स को बढ़िया बनाना है, चाहे आप लिखो चाहे आप टाइप करो, उसको एक प्रॉपर वे में करना है, प्रॉपर मैनर में करना है। लास्ट है हेल्पिंग द लर्नर टू बी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस के लिए कैसे बच्चे को हेल्प किया जा सकता है। हाउ एन ऑटोनोमस लर्नर डिमॉन्स्ट्रेट्स, कैसे वो चीज़ों को दिखा सकता है, दर्शा सकता है। तो सबसे पहले तो ना बच्चे के अंदर एक विलिंगनेस होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए सीखने की, तो अ विलिंगनेस टू लर्न, अ रियलाइजेशन दैट लर्निंग इज़ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे को ये फील करवाओ कि जो सीख रहे हो ना बेटा, ये तुम अपने लिए सीख रहे हो, किसी को दोगे नहीं जाके कि लो मैंने गिफ्ट करके जो मैंने सीखा तुम्हें दे दिया। दे सकते हो ऐसा? कभी नहीं दे सकते। तो बच्चों को रियलाइज़ करवाओ ये जो सीख रहे हो ना, ये अपने लिए सीख रहे हो, माँ बाप के लिए नहीं सीख रहे, पड़ोसियों के लिए नहीं सीख रहे, किसी के लिए नहीं सीख रहे, तुम अपने लिए सीख रहे हो। बच्चों को जब तक रियलाइज़ नहीं होगा ना, बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा। एंड एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, बच्चे के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चॉइसेस कर पाए। आप लोग अभी तक कंफ्यूज आते हो कि अगर कोई स्पेशल डे है तो कौन सी ड्रेस पहनूं, है ना, कहीं स्पेशल जगह जाना है तो कौन सी जगह जाऊं, बड़ी कंफ्यूजन के बाद आंसर मिलता है। बच्चों के अंदर भी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी पेंसिल लूं, है ना, कौन सी रेजर लूं, कौन सा बैग चाहिए मुझे। इनमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको यही नहीं पता था चाहिए क्या, तो उनके अंदर एक चॉइस होनी चाहिए। अब द करेज टू टेक रिस्क, बच्चे को ना ऐसा बना दो कि बेटा ज़िंदगी में ना आप जो भी सीखो उसको चैलेंज मानो, कि इस चैलेंज को तो तुम्हें पार करना ही है। बच्चा रिस्क से लड़ना भी सीख जाएगा। वट आर प्रोसीजर्स फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग, क्या तरीका है जो इसको सपोर्ट करता है। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है खुद से पढ़ना, है ना, बच्चों कहते हैं ना सेल्फ स्टडी करो, तो वो कहाँ से आएगी, बच्चे ने बचपन से प्रैक्टिस करी नहीं है। अब तुम अचानक कहते हो 4-4 घंटे स्टडी कर लो, तो ऐसे तो आएगी नहीं। तो बचपन से हैबिट डालो, उनको टाइम दो सोचने के लिए। आप पढ़ाते वक्त भी उसको ऑटोनोमस कैसे करवा सकते हो, आपने कोई सिचुएशन दी, सोचो इसके बारे में बैठ के। अब वो थिंकिंग तो अपने आप ही करेगा, आपका दिमाग तो लेके नहीं जाएगा। तो बच्चे ने वहाँ पे अपने आप ऑटोनोमस एक तरीके से थिंकिंग करी। कमेंट ऑन एंड जस्टिफाई चॉइसेस, बच्चे को कोई लाइन बोलो, बताओ इसके ऊपर आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो क्यों लगी, बुरी लगी तो क्यों लगी, वो बच्चा जस्टिफाई करना सीखेगा। वैल्यू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, बच्चे को बताओ कि जो आपने अपना बताया था ना उसके लिए क्लैपिंग करवाओ, उसकी एप्रिसिएशन करो, ताकि उसको लगे कि हाँ जो मैंने बताया ना वो वेस्ट नहीं गया, मेरी बात को सुनी गई है, मेरी बात की वैल्यू रखी गई है। तो यहाँ पे आपका ब्लॉग 1 कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, आगे की वीडियोस फिर कैसे आएंगी आपके पास। थैंक यू सो मच।